हेलो फ्रेंड्स, आप सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम्स में। एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी जो हमने शुरू की थी उसके अब तक हम 7 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हमारा लास्ट चैप्टर है क्लास 6 का। आइए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आइए आज की हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चैप्टर है 8, भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बात करते हुए सुनते भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट कीजिएगा। मौसम किसे कहते हैं? वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन ही मौसम कहलाता है, जबकि एक ही स्थान पर लंबे समय तक होने वाला मौसम क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म तथा कभी ठंडा होता है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती है। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है। ठंडी और तेज़ हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। भारत में सामान्यतः मौसम कैसा होता है, ये देखते हैं कितने तरीके का मौसम होता है। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम, जिसको हम लोग सर्दी कहते हैं। मार्च से मई तक का मौसम गर्म होता है, जिसको हम गर्मी कहते हैं। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है, जिससे हमारे भारत में वर्षा होती है। भारत में कौन सी वर्षा होती है? मानसूनी वर्षा। अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? शरद ऋतु कहते हैं। अब हमारा ये भारत है। हमारे भारत में हमें जो वर्षा प्राप्त होती है, कौन सी वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम। यहाँ से चलने वाली दक्षिण पश्चिम से चलने वाली वर्षा हमें प्राप्त होती है जून से सितंबर तक। और अक्टूबर और नवंबर से क्या होता है? ये बारिश जब पूरी तरीके से हो जाती है तो अक्टूबर नवंबर से क्या होता है? ये लौटता हुआ मानसून होता है। इस लौटते हुए मानसून से हमको बारिश मिलती है। शीत ऋतु क्या है, देख लेते हैं। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं। तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क हवा बहती है, जिसको हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ये बच्चों को सिखाने के लिए एक्टिविटीज़ दी गई हैं। हम नीचे से देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, ये मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम होता है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। कहाँ बहती है पवनें? बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं तथा वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। जब पवनें बहती हैं, अपने साथ नमी लाती हैं, तब क्या करती हैं? ये जो हमारे भारत में कैसी वर्षा मिलती है हमको? दक्षिण पश्चिमी मानसूनी वर्षा मिलती है। जब यहाँ से अरब सागर से हवाएं पवनें चलती हैं तो अपने साथ नमी लाती हैं। यहाँ पर क्या है? सह्याद्री यानी पश्चिमी तट है, पश्चिमी घाट। जब ये हवाएं इस घाट से टकराती हैं तो यहाँ पर ये वर्षा करती हैं। पश्चिमी घाट में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। कैसी? 200 से 400 सेंटीमीटर तक की बारिश हमको इस टाइम मिलती है। जैसे जैसे मानसून आगे की तरफ बढ़ता जाता है, बारिश कम होती जाती है। और राजस्थान वाले, जैसे जैसलमेर है राजस्थान में, तो बारिश बहुत ना के बराबर हमको मिलती है। जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा होती है। मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु, इस समय पवन क्या होता है? स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। ये मानसून के लौटने का समय होता है। भारत के दक्षिणी भागों, विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। आंध्र प्रदेश में लौटते हुए मानसून से हमको बारिश मिलती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था? मौसम किसे कहते हैं? मौसम क्या है? दिन प्रतिदिन होने वाला वायुमंडल में परिवर्तन मौसम कहलाता है। जबकि किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? अरबी भाषा के मौसिम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर करती है। भारत में कृषि किस पर निर्भर है? ज़्यादातर
कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब यही है कि पर्याप्त मात्रा में हमको वर्षा मिले और प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन हो। जब अच्छी बारिश होगी तो हमारे किसान अच्छी फसलों का उत्पादन कर सकेंगे। इनको नोट कर लीजिएगा। ये पूछा जाता है भारत में कैसी वर्षा मिलती है? दक्षिण पश्चिमी मानसूनी वर्षा। आंध्र प्रदेश के तट पर लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। और तमिलनाडु में हमें कब मिलती है लौटते हुए मानसून से? तमिलनाडु में ये दिसंबर के मौसम में हमको बारिश मिलती है। अगर किसी वर्ष मानसूनी वर्षा कम हो या नहीं हो तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? फसल प्रभावित होगी कि नहीं होगी? बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। कुएं का पानी का स्तर नीचे चला जाएगा, वाटर लेवल बहुत कम हो जाएगा, गर्मी का मौसम लंबा होगा। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी स्थान की जलवायु किस पर निर्भर करती है? उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी और उच्चावच पर निर्भर करती है। इसीलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। जैसे राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर, बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड। वे ना ही अधिक गर्म हैं और ना ही अधिक ठंडे। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र होते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ मिलती है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में मिलती है। ये पूछा गया सवाल है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ मिलती है? मेघालय में। मेघालय के कहाँ? मौसिनराम में। जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। मतलब जैसे यहाँ से मानसूनी पवनें चलना प्रारंभ हुई, यहाँ अपनी बारिश करती जाएंगी, जैसे जैसे आगे पहुँचेंगी राजस्थान, इसके एरिया में जाकर बारिश बहुत कम हो जाती है। कभी कभी तो 20-40 सेंटीमीटर ही बारिश होती है, तो लोगों को पता ही नहीं वहाँ पर कितना लंबा कठिन जीवन हो जाता है, कितनी गर्मी वहाँ पर होती है। प्राकृतिक वनस्पतियाँ, हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, झाड़ी कहा जाता है। कुछ पौधे बड़े भी होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। छोटे पौधों को झाड़ी कहते हैं। जैसे झाड़ी के उदाहरण होते हैं कैक्टस, फूलों वाले पौधे। कैक्टस मतलब नागफनी, कहाँ मिलती है हमको? ये राजस्थान वाले एरिया में। ये सीटेट में पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे भी होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे कि नारियल। नारियल हमें कहाँ मिलता है? केरल वाले इलाके में। घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या आप कभी ये नहीं सोचते कि एक दूसरे से किस प्रकार ये भिन्न होते हैं? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। अलग अलग वनस्पतियों के लिए क्या जिम्मेदार होती है? वर्षा की मात्रा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। हमें वनों की आवश्यकता क्यों होती है? हमें वनों से क्या क्या मिलता है? बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ऑक्सीजन मिलती है वनों से, हमको खाने के लिए बहुत सारे खाद्य पदार्थ मिलते हैं, पशुओं को चारा मिलता है। हम वन किस लिए इम्पोर्टेंट होते हैं? वो अपनी जड़ों में मिट्टी को इकट्ठा किए रहते हैं, जिससे कि क्या होता है? अपरदन की मात्रा कम हो जाती है। लेकिन आजकल हम लोग अपने स्वार्थ के लिए क्या किए जा रहे हैं? वनों को धीरे धीरे काटते जा रहे हैं, वनों का विनाश करते जा रहे हैं। ये आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी समस्या होने वाली है। लेकिन हम सब लोग को एक एक पेड़ तो एक साल में ज़रूर लगाना चाहिए। अब देखते हैं हमें वनों की आवश्यकता क्यों होती है। वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे हम सांस के रूप में लेते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ये पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं, जिससे कि मिट्टी में अपरदन की मात्रा कम हो जाती है। सीधी सी बात है, जब हमें पेड़ पौधे आसपास ज़्यादा होंगे, उनकी जड़ें मिट्टी को बांधे रखेंगी, तो थोड़ी बारिश भी ज़्यादा हो जाएगी, तब भी मिट्टी की परत ऊपर बहकर नहीं जाएगी। इसलिए पेड़ पौधे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास भी होते हैं। क्या होते हैं? वन वन्य जीवों के निवास होते हैं। आजकल आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर सुनने में आ जाता है कि मनुष्य के इलाके में जंगली जानवर आ गए, भेड़िया देखा गया, ये देखा गया, शेर देखा गया। क्या ऐसा होता है? मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होता है। क्यों? वो हमारे इलाके में नहीं आते, हमने उनके इलाके में हम लोग चले गए। जहाँ पहले वन होते थे, पेड़ पौधे होते थे,
वो उनका निवास होते थे। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते जा रहे हैं, अपने आश्रय के लिए उनके आश्रय को ख़त्म कर रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं। लेकिन वो घूमते घूमते कहाँ जाते हैं, वो उसी इलाके में आ जाते हैं जहाँ वो पहले रहते थे। तो मेरा मानना तो यही है कि जितने भी पशु हम आजकल लोग कहते हैं भेड़िया देखा गया, तेंदुआ देखा गया मनुष्य के इलाके में, वो हमारे इलाके में नहीं आए, हमने उनके इलाके में घुसपैठ कर दी, जो कि बहुत गलत है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए, जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। देखिए पेड़ पौधों से हमको कितनी चीज़ें मिलती हैं, दवाइयाँ, आश्रय, पशुओं के लिए चारा, ईंधन, खेल का सामान, शहद, फल, गोंद, लाख, वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमारती लकड़ियाँ, रबड़, मिट्टी को बांधे रखते हैं अपनी जड़ों से। ये देखिए मिट्टी का अपरदन बहुत कम होता है जहाँ पेड़ पौधों की मात्रा ज़्यादा होती है। वन्य प्राणी, वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों और कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। ये देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। ये अक्सर पूछा जाता है, एशियाई शेरों का निवास कहाँ पर है? गिरवन। गिरवन कहाँ पर है? गुजरात में। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे कहाँ मिलते हैं? ये असम में। एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान में मिलता है, जिसको क्या कहते हैं? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। जंगली गधा कच्छ के रण में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा जा चुका है, जंगली गधा कहाँ मिलता है? कच्छ के रण, मतलब गुजरात के एरिया में मिलता है। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत सारे दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता मिलती है हमें। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बत्तख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास स्थान प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? ये कक्षा 6 के बच्चों से कहा जा रहा है। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें कोबरा एवं करेत प्रमुख हैं। ये सीटेट में पूछा गया है। भारत में कौन कौन सी सांपों की प्रजातियां मिलती हैं? कोबरा और करेत। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। गाइस, क्लास अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आगे देखते हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना तथा हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया। बाघ परियोजना कब आई थी? 1973 में। और हाथी परियोजना कब आई थी? 1992 में। ये अक्सर पूछा जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? वन्य जीवों के संरक्षण में भी आप अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग, पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। आजकल तो इनका कितना व्यापार है। लोग क्या करते हैं, इनका जानवरों का शिकार करते हैं, उनकी हड्डी, सींग, पंखों को बेचते हैं, जिससे सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं जिससे इनका शिकार नहीं हो। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। अक्टूबर का पहला सप्ताह किस रूप में मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह के रूप में, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। प्रवासी पक्षी भी देखो हमारे यहाँ आते हैं, राजस्थान वाले एरिया में आते हैं। कहाँ से? साइबेरिया से आते हैं। कुछ पक्षी पिंटेल, बत्तख, करल्यू, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टेंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टेंट, जिसका वजन 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारे भारत में आती है। आज की क्लास में इतना ही है। आज इसी के साथ में ये हमारी क्लास 6 की जो NCERT थी भूगोल की, आज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम क्लास 7 शुरू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए इसको लाइक शेयर कीजिए प्लीज़, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।